हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक वर्ड होता है जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा वो कर्म होता है जो कि हमारी ज़िंदगी में आता ही है और जिसको गो थ्रू करके हमें अपने जो कर्मास हैं उनको जीना पड़ता है। प्रश्न ये उठता है कि जो प्रारब्ध कर्मा होता है वो एग्जैक्टली है क्या। प्रारब्ध कर्मा जिसको कि हम बोल सकते हैं लाइफ में वो ऑब्स्टिकल्स जो आते ही हैं जिनका हमें रीज़न समझ नहीं आता। वो हो सकती है डिजीज़ेस, मतलब कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि हमें कब कौन सी बीमारी हो जाए। किसी को होती है, किसी को नहीं होती है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो भी प्रारब्ध कर्मा ही होता है। फिर एनिमीज़ जो होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि कुछ लोग की ज़िंदगी में ऐसे एनिमीज़ हो सकते हैं जो उनको सच में हर्ट पहुंचाएं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एनिमीज़ हो सकते हैं लेकिन शायद वो उनको इतना हर्ट ना पहुंचाएं। और ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? हमारी खुद की सोच, हमारे साइकोलॉजिकल फियर्स, हमारी इनेबिलिटी चीज़ों को करने के लिए, आउट ऑफ एंजाइटी, या फिर हमें डर लगता है, कुछ भी हो सकता है। तो ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो कभी भी कैसे भी आ सकते हैं और हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स, डिजीज़ेज़, टाइप्स ऑफ एनिमीज़ अलग अलग होते हैं। बात की मैंने एस्ट्रोलॉजी की। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में हम प्रारब्ध कर्मा देखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में जो हम प्रारब्ध कर्मा देखते हैं वो हम देखते हैं 6th हाउस से। 6th हाउस को माना गया है हाउस ऑफ एनिमी। इसको हिंदी में बोलते हैं रिपू। रिपू जो होता है उसको मीनिंग होता है एनिमी। तो एनिमी हाउस या फिर डिजीज़ेस से रिलेटेड, ऑब्स्टिकल से रिलेटेड भी होता है। 6th हाउस में हम ये भी देखते हैं कि आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे हैं, क्या वो स्मूथली चलती हैं या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर आलस है या फिर आपके कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो आपके शरीर में, तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी, आपकी जो दिनचर्या होगी वो बदल जाएगी। तो ये सब हम आपके 6th हाउस से देख सकते हैं। प्रारब्ध कर्मा वो होता है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम सिर्फ उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, या फिर जब वो कर्म हमारी ज़िंदगी में आता है या अगर वो लाइफ लॉन्ग चल रहा है तो हमें उसमें ये समझना पड़ता है कि हम उसके साथ कैसे एडजस्ट करें। ये जो प्रारब्ध कर्मा होता है वो होता क्यों है? तो जो मेरी समझ है, जो मुझे समझ में आता है, ज़िंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, यूं ही नहीं हो जाता है। हर एक चीज़ का रीज़न होता है। प्रारब्ध कर्मा अगर हम समझें तो वो कहीं ना कहीं, अगर हमारे अंदर जो जल्दबाजी की हैबिट है, कंपटीशन की हैबिट है, सेल्फिशनेस की हैबिट है, तो जो प्रारब्ध कर्मा होता है कहीं ना कहीं वो हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। और अगर हमें जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अगर हमें वहाँ पर कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें या तो अपना रास्ता बदलना है या फिर हमें अभी और अपनी जर्नी को स्लो करना है। मैं ये समझती हूँ कि जो प्रारब्ध कर्मा होता है कहीं ना कहीं वो हमें पेशेंस भी सिखाता है, धीरज और धैर्य भी सिखाता है। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर हम अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ते रहें सेल्फ सेंटर्ड होके, या हम दूसरों के बारे में ना सोचें, हम अपने परिवार के बारे में ना सोचें, तो शायद हमारी लाइफ बहुत इम्बैलेंस हो जाएगी। जो प्रारब्ध कर्मा होता है वो ऑब्स्टिकल्स बन के इसलिए आता है जिससे कि हमें याद आता रहे हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी और भी ड्यूटीज़ हैं, और जो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसे हम प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हमें अपनी ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं। ये मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि जो 6th हाउस होता है उससे पहले 5th हाउस है। 5th हाउस होता है क्रिएटिविटी का हाउस, मतलब कि जो भी आप ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं, जनरली एस्ट्रोलॉजी में हम वहाँ से ये भी देखते हैं कि आपका जो बच्चा है वो कब होगा, कैसा होगा, एंड अदर थिंग्स। मतलब कि 5th का हाउस में आप क्रिएट कर रहे हैं। 6th हाउस का मतलब होता है कि आपने जो भी क्रिएट किया, आपको डे टू डे
अपनी ज़िंदगी में हर दिन उस चीज़ का मेंटेनेंस करना है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जब आप बच्चा पैदा करते हैं, वो जो एनर्जी है वो 5th हाउस से देखते हैं, लेकिन आप उसको जब पाल रहे हैं तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है? क्या आप गुस्सा हो जाते हैं, या आप झुंझला जाते हैं, या आप अपने सिर्फ ड्यूटी समझ के अच्छे से अपने जो बच्चे की परवरिश है वो कर रहे हैं? वो हम 6th हाउस से देखते हैं। मतलब कि आप क्रिएट तो ज़िंदगी में कुछ भी कर दें, लेकिन हमें उसे मेंटेन करना होता है। खाली एक बच्चा ही नहीं, वो एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कुछ आपकी क्रिएटिविटी भी हो सकती है, आपने एंटरप्रेन्योर के रूप में कुछ भी नया क्रिएट किया है वो भी हो सकता है। लेकिन आप उसे मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, या किस तरह से मेंटेन करेंगे, आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो 6th हाउस से समझ में आएगा। जो ये प्रारब्ध कर्मा होता है, वो हमारा प्रारब्ध कर्मा आता है हमारे पूर्व जन्मों से। मतलब कि पूर्व जन्म में जो आप अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए नहीं सीख सके, वो कर्मा आप अपने एक संचित कर्म में से एक पार्ट लेते हैं। वो कर्मा वो होता है जो थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपको हेल्प करता है आपके इवोल्यूशन में। तो प्रारब्ध कर्मा टफ नहीं होता, और वो कोई चीज़ हमारे लिए पनिशमेंट नहीं है। अगर हम समझ सकें कि हमारा जो प्रारब्ध कर्मा है वो क्या है, उससे हमें क्या सीखना है, तो हम शांति से, धीरज और धैर्य के साथ धीरे धीरे ये सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें उससे आखिर सीखना क्या है। हम झुंझलाते नहीं हैं, हम गुस्सा नहीं होते हैं, हम जिंदगी पर नाराज़ नहीं होते हैं। प्रारब्ध कर्मा का एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आता है, वो मुझे समझ में आता है धृतराष्ट्र की कहानी से। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, अपने श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा, तो आप सभी को मालूम होगा जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र थे, उनकी पत्नी गांधारी थी, और जो उनके दोनों के जो 100 पुत्र थे उनका वो निधन हो गया था। जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें वो सब मारे गए थे। तो ऐसा एक प्रसंग है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो धृतराष्ट्र हैं वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे 100 के 100 पुत्र क्यों मर गए, मुझे वो 100 पुत्र दिए ही गए क्यों गए, अगर उनको मरना ही था। तो उसका बहुत अच्छा उत्तर श्री कृष्ण ने दिया। वो कहते हैं कि आज से करीब 100 जन्मों पूर्व आपने किसी पक्षी को मारने की चेष्टा की, और आप उसे जब मार रहे थे तो आपसे उस पक्षी के जो अंडे थे, 100 अंडे, वो नीचे गिर गए थे, और वो 100 के 100 अंडे खराब हो गए, उसमें से बच्चे निकल नहीं पाए। तो आपको जो रिज़ल्ट मिला है उसका, जो आपने वो 100 बच्चे मारे, वो रिज़ल्ट आपको इस जन्म में मिला है। और जो आप अंधे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जो वो पक्षी था उसकी आंखों में भी आपका तीर लग गया था। तो धृतराष्ट्र को ये बात समझ तो आती है, लेकिन वो कहते हैं तो 100 जन्म पहले जब ये हुआ तो मुझे उसके आगे के जन्म में ही आपने मुझे क्यों नहीं दे दिया, क्यों मुझे 100 जन्मों के बाद ही ऐसा जो ये प्रारब्ध कर्मा है, मतलब जो होना ही है, वो मुझे दिया गया। तो श्री कृष्ण ने बोला कि जो ये 100 बच्चे पैदा हुए हैं आपके जीवन में, उनको प्राप्त करने के लिए भी तो आपको पहले पुण्य कमाना था। तो बाकी के जो 100 जन्म रहे उसमें आप पुण्य कमा रहे थे, उस पुण्य के कारण आपको ये 100 पुत्र मिले। लेकिन प्रारब्ध कर्मा था 100 जन्म पूर्व का, तो इस जन्म में आपके जो ये बच्चे थे वो चले गए। अगर हम इसको एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो गांधारी थी और जो धृतराष्ट्र थे, तो उनके लिए ये लेसन क्या था उससे, कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। जिस तरह का हमारा बीज होगा वैसा ही उसमें फल आएगा। अगर आप कोई जहरीले प्लांट को उगाते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसमें कोई मीठा और एक हेल्दी फ्रूट ग्रो करे, उसमें जहरीले पत्ते ही आएंगे, और जब भी आप उसको छुएंगे या आप उसको काटने की भी कोशिश करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको इल इफेक्ट ही देगा। तो डियर वंस, प्रारब्ध कर्मा ये होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कोई ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन रह गया है जो हम अपनी रिजिडिटी या अपनी अज्ञानता के कारण सीखना नहीं चाहते, तो वो प्रारब्ध कर्मा के रूप में आता है। अगर आप ज़िंदगी को इस रूप से देखेंगे
तो आपको ज़िंदगी में जो भी ऑर्डील्स लगती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लगती हैं, वो आपको प्रॉब्लम्स ना लग के आपको एक अपॉर्चुनिटी लगेगी अपनी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की, और ये सीखने का मौका मिलेगा कि ऐसा क्या सीखूं जिससे मैं अपने इन ऑर्डील से, अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकूं। तो अगर धृतराष्ट्र ने सीख लिया होता कि वो अंधे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ कृत्य किया था जिस वजह से कोई और अंधा हो गया था, तो शायद उनके अंदर एक शांति होती, उनके अंदर इतनी क्रिबिंग की हैबिट नहीं होती कि मुझे ही राजा बनना है। और उनकी, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध कर्मा को स्वीकार नहीं कर सके, तो महाभारत का युद्ध फाइनली हो ही गया। तो ऐसे ही जब हम अपने प्रारब्ध कर्मा को स्वीकार नहीं करते और हम क्रिब करते रहते हैं, उससे भागते रहते हैं, उससे लेसन नहीं सीखना चाहते, तो हम अपने प्रारब्ध कर्मा को सिर्फ बढ़ाते रहते हैं। सो डियर वंस, आज की इस रीडिंग में जो मैंने कोशिश की है ये जानने की कि ऐसा क्या प्रारब्ध कर्मा आपका हो सकता है जिससे आप शायद जूझते रहते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आप अपने उस प्रारब्ध कर्मा से क्या सीखें जिससे आप एक और पॉलिश्ड, रिफाइंड स्पिरिचुअल बीइंग बन सकें। वीडियो की जो इंट्रोडक्शन है वो मेरी कई बार लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको रीडिंग और अच्छे से, गूढ़ता से समझ में आएगी, क्योंकि मेरा पर्पस बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडिंग दे दूँ और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं आपके लिए वो एक ग्राउंड प्रिपेयर करना चाहती हूँ जिससे आप उस इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से ले सकें। आज की रीडिंग के बारे में बताती हूँ। तो मैंने जो कार्ड्स यूज़ किए हैं वो मैंने एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स यूज़ किए हैं, जिसमें मैंने ये जानने की कोशिश की है कि आपके 6th हाउस में इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं बता सकती आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस में क्या है। तो मैंने इसको एज अ प्रश्न कुंडली बनाया है। प्रश्न कुंडली मतलब क्या होती है कि जब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होता, तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो उसी समय की कुंडली बनाते हैं और उसी पे बेस्ड आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मैंने भी अपनी ये इंटेंशन रखी है कि जब मैंने रीडिंग की तो उस वक्त जो यूनिवर्स है वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, आशा और कामना तो मेरी यही है कि आप उससे रेजोनेट कर सकें और आपको कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे उत्तर मिले जिससे आप अपने जीवन के प्रारब्ध कर्मा को एक सजा, एक पनिशमेंट ना समझ के उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। उसके अलावा मैंने टैरो कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला है ये जानने के लिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने प्रारब्ध कर्मा से सीख सकें और इवॉल्व कर सकें। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में, आपको एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आने में बहुत हेल्प करेगी। जो ऑप्शंस हैं वो हैं ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी ऑप्शन अट्रैक्टिव लग रहा है, 1 या 2, तो आप उसे चूज़ करें और आप फिर उस रीडिंग को सुने। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक से ज़्यादा अच्छी लगती है या तीनों ही रीडिंग आप सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। इतना मैं आपको एश्योर करती हूँ, आपको कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस, अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे जो ये वीडियोस हैं ये एक जनरल रीडिंग है और पर्सनल नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं हो रही है रीडिंग। तो इसमें आपको जो भी इनपुट, इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और अपने आप से पूछें कि क्या ये सही समय है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी इम्प्लीमेंट करनी है या बाद में। अपनी रिदम ऑफ लाइफ के साथ चलें, अपनी लाइफ के पेस के साथ चलें, ज्ञान को धारण करते रहें और धीरे धीरे करके उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन एक बार फिर से बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके 6th हाउस में, जिससे कि हम जो व्यक्ति होता है उसका प्रारब्ध कर्मा देखते हैं, उसमें कौन सा प्लैनेट है। तो इसमें आया है द मून। किस साइन में है, तो वो है वर्गो,
मतलब कि जैसे अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से सुना होगा तो आपको समझ में आएगा ये आपकी जन्म कुंडली नहीं दर्शा रहा है, ये एक प्रश्न कुंडली की तरह मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मैं आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे सकूं आपके प्रारब्ध कर्मा के बारे में, जो 100% आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपके खुद के जो जन्म कुंडली है उसमें कुछ और हो। जो ये थर्ड कार्ड है, इससे हम देख रहे हैं अपने प्रारब्ध कर्मा को समझने के लिए और स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जो ये मून है, ये एक दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध कर्मा है अपने साइकोलॉजिकल फियर्स, अपने साइकोलॉजिकल बैरियर से बाहर निकलने का। मून है इन साइन ऑफ वर्गो। तो जो मुझे समझ में आता है, जिसका भी अगर 6th हाउस में वर्गो है तो फर्स्ट हाउस में एरीज साइन होगा। मतलब कि जो एरीज साइन होता है वो फायर का साइन है। ऐसा भी हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और आप थोड़ा सा जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं और आप अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। कोशिश रहती है कि जो आपके डिज़ायर्स हैं आप उन्हें पूरा करें, लेकिन जो आपको ऑब्स्टेकल्स आते होंगे, आपका जो मन है वो आपको हेल्प नहीं करता है। क्योंकि जो मून है, अगर मून 6th हाउस में आ जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इमोशंस होती हैं वो डेली बेसिस पे अप डाउन बहुत जल्दी हो जाती हैं। उसके अलावा जो आपका कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना होता है तो आपको बहुत समय लगता है, क्योंकि आप बहुत एनालिसिस, बहुत लॉजिक लगाते हैं आपको ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं। हो सकता है आपके बिहेवियर ऐसा हो या आपका नज़रिया लोगों के प्रति ऐसा हो जिससे आपकी रिलेशनशिप्स में भी फ़र्क पड़ता होगा। क्योंकि अगर आपका मून वर्गो में है और 6th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा आदत होगी लोगों को एनालाइज करने की, लोगों को जज करने की। आप जल्दी से लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं और उस वजह से हो सकता है आप अपने एनिमीज़ बना लेते हैं या फिर लोग आपसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो वो भी आपके लिए एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए एक ऑब्स्टिकल बन सकता है। इसके अलावा क्योंकि आपका मून 6th हाउस में है दर्शा रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स बनते होंगे, जैसे मैंने बताया, आपके साइकोलॉजिकल फियर्स। आप कुछ करना चाहते हैं तो एक पल तो आपको लगेगा आप कर लेंगे, लेकिन फिर आपके अंदर प्रश्न उठने लगते हैं, मुझे ये करना है कि नहीं। और जो ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, अगर मैं डिजीज़ की बात करूं तो हो सकता है आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हों और आपको वाटर रिटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और अगर जब डाइजेशन ठीक नहीं रहता है तो जो एक मनोदशा होती है वो ठीक होती ही नहीं है। जो मून होता है हमारी बर्थ चार्ट में वो हमारी मनोदशा तो अंतर्मन तो बताता ही है, वो ये भी बताता है हमारी मदर से रिलेशनशिप। तो ऐसा हो सकता है शायद आपकी मदर के साथ या फिर जो भी आपकी ज़िंदगी में लेडीज़ हैं जो लाइक अ मदर आपके लिए एक्ट करते हैं, तो शायद उनसे रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, या फिर आपको लगता होगा कि आपकी मदर जो है वो बहुत डोमिनेटिंग है और आपको अच्छे से समझती नहीं है, या बचपन में आपको इतना प्यार नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी मदर से कुछ सेपरेशन हो गया हो या मन मुटाव हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि जो एक मदरली नर्चरेंस है, जो मदरली लव है, वो आपको नहीं मिला। तो ये जो आपके अंदर ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरी आपके लिए यही राय होगी, आपको कुछ ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मून 6th हाउस में है तो वो आपके अंदर एक फ्लेयर देगा, एक नेचुरल बेंट ऑफ माइंड देगा हीलिंग के प्रति। तो आपको अपनी इमोशनल हीलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हो सके तो आप फिर दूसरों को भी गाइड करें उनकी हीलिंग के लिए। आप जितना सर्व करेंगे लोगों को, जैसे कि हम, क्योंकि 6th हाउस से हम ये भी देखते हैं जो सर्वेंट्स होते हैं या फिर जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, जो लोग ऐसा वर्क करते हैं जैसे कि झाड़ू पोछा और सोसाइटी की सफाई, सिक्योरिटी गार्ड्स, मजदूर, इस तरह के लोगों को भी 6th हाउस से देखा जाता है। आप इस तरह के लोगों को हेल्प करें, चाहे आप उनको खाना खिलाएं या आप उनको सपोर्ट करें, तो आपको अपने जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, उससे बाहर आने में आपको मदद मिलेगी। अदरवाइज़ आप एक सॉर्ट ऑफ सफरिंग फील करते रहेंगे
वो सफरिंग शायद और लोग को ना नज़र आए, क्योंकि आपकी जो सफरिंग होगी वो मोस्टली मानसिक सफरिंग होगी। तो वो होती क्यों है? क्योंकि प्रारब्ध कर्म है। तो हमें ये समझना चाहिए, हो सकता है हमारे पूर्व जन्मों में जब हमें हमारी ड्यूटी रही हो किसी को नर्चर करने की, किसी का ख्याल रखने की, किसी को एक मदरली लव देने की, अनकंडीशनल लव देने की, तो शायद हम वो नहीं कर सके। तो इस जन्म में हमें इस तौर से हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमको अपने आप को नर्चर करना सीखना है, खुद को प्रेम करना सीखना है, और साथ ही किसी को बिना जज किए हमको उसको प्रेम करना सीखना है। और जब हमें लगता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है किसी को हेल्प करने की, हमें उसको हेल्प भी करना चाहिए। तो जो आपका लॉजिक एनालिसिस होना चाहिए वो आपको होना चाहिए ये समझने के लिए कि आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप अपने साइकोलॉजिकल फियर्स से, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, किन लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। अपने माइंड का आप जितना पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे उतना आप देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होने लगेगा, और जो आपका प्रारब्ध कर्मा है उसका जो इम्पैक्ट है उससे आप बाहर आने लगेंगे। उसके अलावा अगर मैं ये टैरो कार्ड देखूं जिसको मैंने निकाला है ये जानने के लिए कि आप और क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, तो ये भी ब्यूटीफुली जो ये कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ कप्स। और एस ऑफ कप्स होता है इमोशंस की एक नई शुरुआत, रिलेशनशिप्स की एक नई शुरुआत। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स हैं उन्हें एक बार फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश करें, अपनी इमोशंस को रिजुविनेट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है जो भी आपके अंदर इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल फियर्स हैं, साइकोलॉजिकल कुछ फियर्स हैं, कोशिश करें किसी भी तरह से, चाहे आप किसी काउंसलर के पास जाएं, आप कोई कोर्स स्टार्ट करें, आप किसी से गाइडेंस लें, या फिर आप अपने मन की बात किसी क्लोजेस्ट फ्रेंड से करें। लेकिन आपको एक शुरुआत करनी होगी अपनी इमोशनल हीलिंग की, अपनी इमोशनल वेंट आउट की। मतलब कि अपनी इमोशंस को अपने साथ ना रखें, क्योंकि वर्गो साइन है तो हो सकता है आप अपने साथ अपने पास ही रखते हो अपनी इमोशंस। तो आपको कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी में ऐसे जो निकट संबंधी हैं या जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे अपने अंतर्मन की बात बोलना, जिससे आप बहुत लाइट फील करेंगे। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है आपको अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ करना, चाहे वो स्वयं से आप सीखें या आप किसी काउंसलर की हेल्प लें, कोई और नॉलेज सीख करें। सेकेंडली, अपने रिलेशनशिप्स को आप अच्छे से फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में लोगों को जज कम करके उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, उनको और अप्रिशिएट करें, क्योंकि कई बार जो वर्गो मून होता है उनको डिफ़िकल्टी हो जाती है लोगों को अप्रिशिएट करने में, ज़िंदगी में जो अच्छा है उसे देखने में। तो ज़िंदगी में जो अच्छा है उसे एक्नॉलेज करें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ईश्वर को ज़रूर दें, और जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं उनके अंदर क्या अच्छा है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका ज़िंदगी सुधरने लगेगी। आपका जो ये प्रारब्ध कर्मा है, जो मदरली जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे डील करने में कुछ सेपरेशन है या एनिमिटी है, और जो आपके साइकोलॉजिकल फियर्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते वो सब, या फिर डिजीज़ेस भी जो हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं आंसर्स मिलने लगेंगे। आप उन्हें कैसे हील करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा डाइजेस्टिव इश्यूज़, तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ तभी आते हैं जब हम ज़िंदगी ने जो हमें दिया है हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप डाइजेस्ट करना शुरू करें, मतलब कि जो है उसे आप कम्प्लीटली स्वीकार करें और ये जानने की कोशिश करें कि आप उसमें क्या सीख सकते हैं, और सीखने के बाद कैसे आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपका डाइजेशन अपने आप से अच्छा होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छी इनपुट्स ज़रूर मिले होंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्रारब्ध कर्मा से डील करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके प्रारब्ध कर्मा से, आपको क्या सीखना है। इसमें जो मैंने जानने की कोशिश की है कौन सा प्लैनेट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा आपके प्रारब्ध कर्मा को, या फिर वो प्लैनेट आपके 6th हाउस में ही है, या फिर उसका जो एस्पेक्ट है या उसका साइन है वो कहीं ना कहीं उसमें है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, तो वो है सन। मतलब कि सन प्लैनेट आपके प्रारब्ध कर्मा को अफेक्ट कर रहा है। साइन जो मैंने निकाला है किस साइन में हो सकता है वो है एरीज का साइन, और इस कार्ड से हम देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए अपने ऑब्स्टिकल्स को, अपने प्रारब्ध कर्मा को समझ के उससे डील करने के लिए। तो
इसमें मैंने कोशिश ये की है कि ये जानने की लाइक प्रश्न कुंडली कि 6th हाउस में इस वक्त क्या हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें आपके 6th हाउस में सन ही हो और एरीज साइन में हो। मेरी कोशिश इस रीडिंग से ये है कि मैं एक रुझान एक समवेयर अराउंड 60-70% ये समझ सकूं, आपको समझा सकूं कि किस तरह के प्रारब्ध कर्मा से आप जूझ रहे होंगे या जूझ रहे हैं, और आप उसको समझने के लिए, उसको ट्रांसेंड करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो सन होता है, अगर सन एरीज में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन इन एरीज बहुत ज़्यादा ईगो दे सकता है, क्योंकि जो एरीज साइन होता है वो रिलेटेड होता है सेल्फ से, अपने बारे में हमें क्या करना है, अपनी सेल्फ इमेज से रिलेटेड, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, तो एरीज साइन उससे रिलेटेड होता है। और जो सन होता है वो होता है हमारे ईगो से रिलेटेड, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। तो अगर सन एरीज साइन में आ जाए तो कई बार बहुत ज़्यादा ईगो दे सकता है, बहुत ज़्यादा अहंकार दे सकता है, गुस्सा भी दे सकता है। बात हुई 6th हाउस की, तो 6th हाउस में अगर सन है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो अथॉरिटी फिगर्स हैं आपकी लाइफ में, आपको उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हों। हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश तो करते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी अथॉरिटी फिगर्स रहें, चाहे वो आपके बॉस हैं, आपके जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ पे भी जो भी आपसे ऊपर लोग हैं, चाहे वो हैं, या फिर आपके फादर, या फिर कोई भी आपकी पर्सनल लाइफ में व्यक्ति रहें, लोग रहें जो कि एक एज एन अथॉरिटी आपकी ज़िंदगी में थे, ये जो आपको डोमिनेट करते हैं या गाइड करते हैं, उनसे आप कोशिश तो करते होंगे कि आप अच्छे संबंध बना के रखें। लेकिन कई बार हो सकता है आपको कुछ फ्रिक्शन होती हो अपनी ज़िंदगी में अथॉरिटी फिगर से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो 6th हाउस होता है वो हाउस है डिजीज़ का, ऑब्स्टेकल्स का, लेकिन उसके साथ साथ वो हाउस है सर्विस का भी, डे टू डे लाइफ का भी। तो डे टू डे लाइफ में आप एंगर बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे, जिससे आपको आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी जो वर्क है उसका जो सक्सेस है वो कई बार बहुत हिंडर होता होगा आपके गुस्से से, क्योंकि ये हाउस है सर्विस का हाउस। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जो आपको आपके अनुसार ठीक नहीं लगता, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तब हो सकता है आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें क्लैशेस भी होती हों। अगर मैं डिजीज़ेस को देखूं, हो सकता है आपको कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये आपको अफेक्ट करती होंगी। एनिमिक जो रिलेशनशिप है, मतलब कि जिनको आप एनिमी समझते होंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अथॉरिटी फिगर्स जो हैं उनसे आपको प्रॉब्लम होती होगी। और क्योंकि 6th हाउस में एरीज साइन है अगर, तो उससे मैं अगर देखूं तो 1st हाउस में 8th साइन होगा अगर, तो हो सकता है जो आपकी लाइफ हो उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हों। आपके काम पूरे तो होते होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, और ऐसा लगता होगा कि पता नहीं पूरा भी होगा कि नहीं। और बहुत सारे आपके ऊपर हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जो आपको पूरी करनी हो, या फिर कुछ लैक्स हो लाइफ में जो आप अपनी ज़िंदगी में पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है जो आपकी रिलेशनशिप्स हों, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, उसमें बहुत इजीली अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ये मुझे समझ में आता है सन इन एरीज को देखकर। इसके अलावा ये भी हो सकता है शायद आपके फादर के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे ना हो, या फिर उनसे कोई सेपरेशन हुआ हो, या फिर फादर नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप फादर से अलग रहते हों, कुछ ना कुछ हो सकता है। फादर से रिलेटेड कुछ इशू रहा जो आपको लगता है कि आपका प्रारब्ध कर्मा रहा, जिसे आप हैंडल नहीं कर सके, मतलब कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरा वीडियो स्टार्टिंग से सुना है, जो प्रारब्ध कर्मा होता है वो रिपरकशन है उन एक्शंस का जो हमने पूर्व जन्मों में किया। तो ऐसा हो सकता है पूर्व जन्मों में आप ऐसे रहे हों, अगर आप अथॉरिटी फिगर में रहे हों तो आप अपनी जो नीचे जो लोग हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके कमांड में काम कर रहे हैं, आप शायद उनको नहीं समझ पाए होंगे। अगर आप कभी गौर भी करें तो आप देखेंगे, अगर आप
ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे आपको किसी को गाइड करना होता है, या आपको लगता है कि मुझे पोलाइटली बोलना चाहिए, तो आप पोलाइटली नहीं, आप गुस्से से एक्ट करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व संस्कार होते हैं वो हमारे अंदर रहते हैं, जिन्हें हम अनुकूल परिस्थिति में समझ नहीं पाते। लेकिन जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारे अंदर भी ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लेसन है वो ये है, आपको रिस्पेक्ट करना सीखना है अथॉरिटी फिगर्स की। उसी के साथ साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जब भी आप अथॉरिटी में हैं तो आपके साथ जो लोग हैं जिनको आप गाइड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, उनको आप समझें, आप उनकी प्रॉब्लम्स भी समझें, और उनकी लेवल पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के तब आप डिसीजंस लें। आप अपने आप को इस जो ये आपका प्रारब्ध कर्मा है, जहाँ पे गुस्से की वजह से, अथॉरिटीज़ की वजह से आपको जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए लोगों की हेल्प करने की, कहीं ना कहीं उनके प्रोटेक्शन में। जो ये 6th हाउस है उससे हम सर्विस क्लास के लोग भी देखते हैं, मतलब कि वो लोग जो बहुत, जिसको हम मीनियल वर्क मानते हैं मोस्टली इंडियन सोसाइटी में, वो लोग, उन लोग को देखा जाता है 6th हाउस से। मतलब कि जो सर्विस क्लास लोग, जैसे जो आपके घर में मेड आती है, या सिक्योरिटी गार्ड हैं, या जो लोग सड़कें साफ करते हैं, वो लोग जिनको, जो डिपेंडेंट हैं कम्प्लीटली लोगों पर और गवर्नमेंट पे, और उनको इतना पैसा भी नहीं मिलता है। इस तरह के लोगों को अगर आप हेल्प करेंगे, आप ऐसे लोगों को अगर प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सन है, तो आप उनके लिए एक ऐसे सोर्स बन सकते हैं जो आप उनको प्रोटेक्ट करें। आप कुछ इस तरह की NGOs ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, या और जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, आप ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आपका खुद का एंगर ख़त्म होने लगेगा, आपके अंदर की ईगो, अहंकार, जजमेंट्स ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में इतने दुखों में है लोग, हम उन पे अपनी बातें सिर्फ डिक्टेट नहीं कर सकते। हमें उनके पास जाके जब उनके दुख दर्द समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो रियलिटी है वो कुछ और है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आपकी सोल है, जो उसकी एक नीड है ये समझने की, कि जब लाइफ में एक्चुअल में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ेस होती हैं, तब ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट होती है, और उस वक्त हम किसी को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, हमें उसके पास जाके उसको हेल्प करना चाहिए। तो जितना आप ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे जो लाइफ की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, शायद टर्मिनली इल पीपल हैं, या किसी ऑर्फनेज में जाएं, किसी जो ये जहाँ पे लोग बूढ़े लोगों को छोड़ देते हैं, ऐसे आश्रम में जाएं, या फिर जो भी ये जो सिक्योरिटी गार्ड और मेड और इस तरह के जो लोग होते हैं, आप उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे आपका प्रारब्ध कर्मा बदलने लगेगा। आपकी जो अथॉरिटी फिगर्स के साथ जो क्लैशेस होती हैं वो ख़त्म होने लगेंगी, क्योंकि आपके अंदर एक ग्राउंडेडनेस आएगी, आपकी खुद की अहंकार ख़त्म होगी। जस्ट लाइक अ वॉरियर, आपको अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जिनको और कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है। इस कार्ड से अगर देखें तो मैं आपको और क्या एडिशनल एडवाइस दे सकती हूँ। इस कार्ड से, ये कार्ड जो होता है प्लेजर से रिलेटेड होता है, और आप इसमें अगर देखें तो एक लेडी है जो बहुत अच्छा खाना बना के खड़ी हुई है, एज इफ़ शी इज़ ऑफरिंग गुड फूड। तो अगर मैं फूड को सिम्बॉलिकली देखूं तो आपको बहुत ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशन से नरिश करने के लिए। हमेशा अवेयर रहें आप क्या सोच रहे हैं, आप सिर्फ क्या अपने बारे में सोच रहे हैं, क्या आप लोगों को जज कर रहे हैं, क्या आप लोगों से सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, या आपको ये लगता है कि सब लोग आपको नहीं समझते हैं। जितना आप कोशिश करेंगे अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस लाके अपने आप को नरिश करने की, उतना आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आएगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं अथॉरिटी फिगर्स की वजह से, आपके खुद के एंगर की वजह से, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, शायद उसमें कुछ फ़र्क पड़ने लगे आपके अंदर, और गुस्सा कम करने की क्षमता आ सके, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में ज़िंदगी के जो प्लेजर्स हैं वो एंजॉय करने के, वो जो कि आप फैमिली के साथ रह के कर सकते हैं एक अच्छे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में। उसके लिए आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, लोगों को स्पेस देना ज़रूरी है, उनको अलाउ करना ज़रूरी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना।
अगर आप अपनी फैमिली में लोगों को अलाउ नहीं करते हैं वो क्या एक्सप्रेस करें, या फिर अगर वो एक्सप्रेस करते हैं तो आप उनको जज करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको अपने खुद के अंदर शांति लेकर आना। आप हर एक क्षण, क्योंकि सन इन एरीज है, हर वक्त आप गुस्सा फील करते रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को नरिश करें गुड थॉट्स से, गुड इमोशंस से, और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में फैमिली के साथ और जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं उनके साथ अच्छे मोमेंट्स शेयर करने की, राइट थॉट्स शेयर करने की, और इमोशंस ऑफ लव शेयर करने की। जितना आप ऐसे करेंगे आप देखेंगे जो आपका प्रारब्ध कर्मा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कम होगा और आप उससे इवॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि डियर वन, प्रारब्ध कर्मा इसलिए नहीं है कि आपको कोई पनिशमेंट मिली है, वो सिर्फ इसलिए है जिससे कि आप एक स्पिरिचुअल इवॉल्व बीइंग बन सके। जहाँ तक ऐसे रिलेटेड बीमारी, जैसे मैंने बताया, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा पित्त होता है। तो वो तभी कम होगा जब आप अपने थॉट प्रोसेस को कम करेंगे, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब हम स्टिफल्ड फील करते हैं, लेकिन आपको ये भी नोटिस करना होगा आप लोगों को सफोकेट ना करें, आप उनको अलाउ करें एक्सप्रेस करने के लिए। जितना आप लोगों को बिना जज करे अलाउ करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए, आपकी जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार ज़रूर आएगा। क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हम स्वयं महसूस करते हैं। ये है यूनिवर्सल लॉ जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी प्रारब्ध कर्मा के लिए। इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 6th हाउस है उसमें कौन सा प्लैनेट है, उसका इम्पैक्ट है, एस्पेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, जो कि ज़रूरी नहीं हो आपकी कुंडली में ऐसा ही हो। क्योंकि मैं ये एक प्रश्न कुंडली की तरह बना रही हूँ सिर्फ ये समझने के लिए कि कैसा क्या हो सकता है कि जो आपका प्रारब्ध कर्मा हो। इस कार्ड से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि किस ज़ोडिएक साइन में आपका जो ये प्लैनेट है प्लूटो, वो किस ज़ोडिएक साइन में होगा। और इस कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं अपने प्रारब्ध कर्मा से सीख के उसके क्लचेस से बाहर आने के लिए। जो ये प्लूटो होता है, प्लूटो जो होता है एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अगर हम उसमें जितना ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो कार्ड है ये दर्शा रहा है एक फीनिक्स। अगर आपको नहीं मालूम है फीनिक्स के बारे में, तो जो फीनिक्स होती है वो एक मैथोलॉजिकल बर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि फीनिक्स एक ऐसी बर्ड है, मतलब कि वो एक्चुअल में तो नहीं होती है शायद, लेकिन जो हम मैथोलॉजिकल स्टोरीज में मानते हैं कि वो एक ऐसी बर्ड है जो कि अपने आप ही अपनी फायर में जल जाती है और फिर अपनी ही एशेज से, अपनी ही राख से फिर से वो एक बर्ड बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये समझने की कोशिश करें इसका किसी व्यक्ति के जीवन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब कि जब आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो शायद ऐसा हो, आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति भी होगी कि आप फिर से अपने आप को रीबिल्ड कर सकें। क्योंकि जो ये प्लूटो का प्लैनेट है वो यही बताता है कि आपके अंदर एबिलिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की और रीबर्थ की। और ये जो साइन है एक्वेरियस का, ये साइन होता है फ्रीडम का, रिबेलियन का, टेक्नोलॉजी का। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो आपका क्या प्रारब्ध कर्मा हो सकता है। तो जो अगर 6th हाउस में एक्वेरियस साइन है तो जो आपका 1st हाउस होगा उसमें होगा वर्गो का साइन, 6th साइन। तो जो मुझे समझ में आता है आपके जो दिमाग में जो चलता होगा मोस्टली, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान हो और हो सकता है आप अपना इतना ख्याल ना रखते हों। आपको अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो आपको रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं मिलते होंगे। मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, या आप कोई अपना रूटीन चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी। लेकिन आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा एक एबिलिटी है हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने की, अच्छे से लॉजिक लगा के चीज़ों को समझने की, लोगों को समझने की।
लेकिन कई बार वो आपका जो एक्स्ट्रा लॉजिक है, एक्स्ट्रा एनालिसिस है, वो शायद आपको अफेक्ट करता होगा आपकी डे टू डे लाइफ में। ये जो प्लैनेट है प्लूटो, जैसे मैंने बताया, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है। तो जो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आते होंगे जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं चीज़ों को सिस्टमाइज्ड करना, ऑर्गेनाइज्ड करना, लेकिन आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अचानक से होती होंगी, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सालों बाद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप देखते होंगे कि आपकी जो दैनिक जो लाइफ है, जो एक नॉर्मल लाइफ है, उसमें ही आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो जो भी चीज़ें बिगड़ती हैं, जब वो सुधर जाती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने उससे कुछ सीखा है, या फिर चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जितनी आप सोच रहे थे। आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या होगा? आपकी कंट्रोलिंग नेचर या फिर आपकी रिबेलियस नेचर। ऐसा हो सकता है शायद आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, आप उसमें कई बार बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। आप वो बोल देते हैं जो आपको बोलना नहीं चाहिए। आप ऐसी बातें बोल सकते हैं जो शायद लोगों को सुनने में अच्छी ना लगे, और ये डे टू डे बेसिस पे होता है, हमारी पर्सनल लाइफ में होता है। तो जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक फ्रीडम लविंग पर्सन है। तो ऐसा हो सकता है जो आपकी ये फ्रीडम की नेचर है, कई बार आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हो। वो ये बोलते हो कि आप एक नॉर्मल, जो एक नॉर्म ऑफ सोसाइटी है, नॉर्म ऑफ लाइफ है, आप उसके अनुसार नहीं जीते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी स्टबर्ननेस हो, आप जिस चीज़ को आप ठीक मान लेते हैं आप सिर्फ वो ही करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपको पूरी दुनिया को बदलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप उस पॉइंट को भूल जाते हैं कि पहले आपको अपने आप को बदलना है, और जो ज़िंदगी है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं या उसकी जो गतिविधियां आपकी लाइफ में होती हैं वो आपको कंपेल करती हैं खुद को बदलने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे आपकी लाइफ में होता है, आपको ये लगता है कि आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया को बदलना है, लोगों को बदलना है, आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें बदलना है, जिनको आप एनिमीज समझते हैं, आपको लगता है कि उनके अंदर सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो लाइफ है वो आपको एक ऐसे मुकाम पे लेकर आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी टफ हो जाती हैं। लेकिन जितना आप फ्लेक्सिबल होना सीखेंगे उतना आप देखेंगे कि आप सच में इवॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लूटो है 6th हाउस में, तो मतलब कि आपके अंदर एबिलिटी है हर एक दिन, हर एक पल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। लेकिन अगर आपके अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड रहेगा और आप अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं एक इजी वे से ट्रांसफॉर्म होने में, तो लाइफ विल कीप ऑन गिविंग यू ब्लोज ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी आपको और टफ लेसन्स देगी जिससे कि आप बदलें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध कर्मा है अपने अंदर की रिजिडिटी को ख़त्म करना। अपने अंदर जो भी आप जितना भी आप दिमाग में लॉजिक लगाते हैं, एनालिसिस लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसको थोड़ा किसी एक डिग्री में कम करके यू हैव टू लर्न टू लेट गो। और जो भी आप चेंज करने का सोचते हैं, सोसाइटी को, दुनिया को, सबसे पहले आपके अंदर नीड है अपने आप को बदलने की। इसलिए यहाँ पर प्लूटो जो प्लैनेट है वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस लेकर आता रहेगा कि आप दूसरों को ना बदल के आप कंपेल होंगे अपने आप को बदलने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्यूमुलेट हो जाएगा, और आपको दुनिया में जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं वो आपको पसंद नहीं आएंगे। और ये आपको एक्चुअली ये प्रारब्ध कर्मा क्यों मिला है, क्योंकि जैसे अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया है कि जो प्रारब्ध कर्मा होता है वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं इट इज़ अ रिपरकशन ऑफ आवर एक्शन। मतलब जो एक्शंस हम करके आए हैं पूर्व में, ये उसका रिपरकशन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत टफ है और आपको ज़िंदगी की जो परिस्थितियाँ हैं उसकी वजह से आपको ना चाहते हुए भी अपने आप को मोल्ड करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके पूर्व जन्म ऐसे रहे हों जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत टफ रहे हों, आपने लोगों को ना समझ के, और मे बी वो लोग जो कि इतने अथॉरिटी स्टेट में नहीं होते हैं, जो शायद आपके अंडर में काम कर रहे होते हैं या एक अच्छे थोड़े निचले स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं, उस तरह के लोगों को जब हम मैनिपुलेट करते हैं या फिर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हमने वो पास्ट में किया है तो प्रारब्ध कर्मा तो ऐसा ही है, वो हमें वापस मिलेगा।
वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमें पनिशमेंट मिल रही है, नहीं, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि जिससे हमारे अंदर जो डीप डाउन वो टेंडेंसीज़ हैं उन्हें हम ख़त्म कर सकें। वो टेंडेंसीज़ हैं हमारे अंदर, हमें अगर एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती, हमें और कुछ भी नहीं पता, इसलिए जो ब्रह्मांड है वो क्या करता है, वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आ जाता है जो हमें बहुत टफ लगती हैं, जो हमें बहुत ऐसा लगता है कि इतनी अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं लाइफ में, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ही होते हैं जिससे हम अपने अंदर की इस टेंडेंसी को, इस वृत्ति को ख़त्म कर सकें, जहाँ पे हम ये ना कोशिश करें कि जो हम सही समझते हैं हम लोगों पर वो डोमिनेट करें। आप इस जन्म में नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है पूर्व जन्मों में किया हो, इसलिए इस जन्म में आपको ऐसे लोग मिले जो आपको लगे आपको डोमिनेट कर रहे हैं, या आपको अब ऐसा लगे कि आपकी लाइफ ऐसी है कि आपको इतने टफ सिचुएशंस में रहना पड़ रहा है। तो डियर वन, इन चीज़ों को लेके आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको अपनी वृत्ति में, अपने विचारों में कहाँ पर बदलाव लाना है। तो आपके लिए लेसन यही है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के इन ऑब्स्टेकल से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको जो भी आप बदलाव लाने का सोचते हैं, आप अपने आप से प्रश्न करें, आपको पहले अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं। जो भी आप लोगों को राय देने की कोशिश करते हैं, पहले आप ये सोचें कि आप वो राय अपने आप से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। एक्वेरियस का साइन है, तो हो सके तो हेल्प करने की कोशिश करें उन लोगों की जो कि थोड़े लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से होते हैं, क्योंकि 6th हाउस से हम देखते हैं सर्विस क्लास को भी। जो भी आपके घर में मेड आती है, या जो भी आपकी बिल्डिंग की सफाई के लिए लोग आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सब्जी वाले होते हैं, जो रोड्स को साफ़ करते हैं, इस तरह के बहुत सारा एक स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है जिनको इतना इम्पोर्टेंस कोई नहीं देता है, ना कोई इतनी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन जो सैटर्न है, सैटर्न जस्टिस का प्लैनेट है, और वो तभी खुश होता है जब आप ऐसे लोगों को हेल्प करें, क्योंकि वही एक डिवाइन जस्टिस है। तो आपको ये एक सैटर्न का साइन है एक्वेरियस, तो ये सर्विस का साइन है। अगर आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ऐसे लोगों को हेल्प करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती हैं। आपको क्योंकि कहीं ना कहीं लेसन यही सीखना है, अपने अंदर से वो डोमिनेटिंग और एक जब हम इम्पोज करते हैं लोगों पर चीज़ें, वो नेचर ख़त्म करनी है। और जो ये प्लूटो है, ये प्लूटो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ लेकर आता रहेगा। उन परिस्थितियों में अगर सेल थ्रू करना सीख जाएंगे, मतलब कि अगर आप इस कार्ड को देखें तो अगर आप इजीली सेल थ्रू कर सकते हैं, आप रिजिड ना होके आप लेट गो करना सीखें, लाइफ के साथ फ्लो करना सीखें, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए। ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये दर्शा रहा है, ये श्री राम को दिखा रहा है, और ये केवट है और ये नाव है। ये तब का सीन है जब श्री राम संन्यास लेने के लिए जा रहे थे। तो अगर श्री राम चाहते तो वो कह सकते थे कि मैं ये नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था और ये राज्य मेरा है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वो चाहते तो वो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन श्री राम ने कुछ और चूज़ किया, क्योंकि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते थे कि ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति आती है उससे हमें डील करना आना चाहिए, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया जो भी उनके फादर ने प्रॉमिस किया था, और उन्होंने बोला कि ये तो मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि मैं 14 वर्ष के लिए जो जंगल में जो ऋषि मुनि रहते हैं और लोग रहते हैं उनके साथ रहूँगा, उनसे सीखूँगा और उन लोग की हेल्प भी करूँगा। जब आपके अंदर ये एक, जितना आप अपने अंदर ये इस तरह का एटीट्यूड लाने की कोशिश करेंगे कि जो ज़िंदगी में है उसे मैं स्वीकार करके उसमें मुझे क्या सीखना है, कैसे मैं अपने अंदर पीस जनरेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जब आप ऐसे सीखने लगेंगे, जो ज़िंदगी ने दिया है उसको कम्प्लीटली स्वीकार करके आप ज़िंदगी में अपनी विल पावर के साथ, एक डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ने लगेंगे, तो जो आपका ये प्रारब्ध कर्मा है वो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तब आप एक डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, एक डिवाइन गाइडेंस के साथ ज़िंदगी जीने लगेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं नहीं जानती आपको कितना इसमें से इंसाइट्स मिली या कुछ अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ जो ये डिवाइन गाइडेंस है कहीं ना कहीं आपको टच करे और आपको आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो इमोशंस हैं उनको और प्योर करने के लिए आपको हेल्प करे। अभी के लिए इतना ही।